Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we are going to start our lecture number 2, and that is your chapter number 2 on sets, functions, and the graph groups. बेसिकली बेटा लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोगों ने सेट्स के अबाउट ही पढ़ा था। और आप बेटा जो प्रीवियस लेक्चर मैंने दिया था, आई होप आप वो प्रीवियस लेक्चर जो है वो एक दफ़ा पढ़ चुके होंगे, क्योंकि जब आप बेटा वो पढ़ लोगे तो आपको नेक्स्ट जो है वो फर्दर उसे हमने जब यूटिलाइज़ करना है वो इजीली आप कर सकोगे। क्योंकि एक्सरसाइज 2.5 में हमें जो सिंबल मैंने आपको यूनियन इंटरसेक्शन के पढ़ाए थे हमने वो दोबारा यूटिलाइज़ भी करने हैं। तो आज भी हमने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना है वो रिलेटेड टू सेट से ही है, क्योंकि अभी हमने फंक्शंस और द ग्रुप्स जो है इनको हमने बाद में पढ़ना है, लेकिन पहले हम लोगों ने सेट्स को ही स्टडी करना है। और जो आज का हमारा टॉपिक है जो कि एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड है, दैट इज़ अबाउट लॉजिक एंड ट्रूथ टेबल्स। सो हमने आज बेटा ये डिफरेंट टॉपिक है, आज से पहले आपने नहीं पढ़ा। आज जो हमने लॉजिक्स के बारे में पढ़ना है वो हमने वो लॉजिक्स पढ़ने हैं जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर एंड देखते हैं हमारे पास हमारी पहली डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हमारे लॉजिक को कि बेसिकली लॉजिक क्या होता है, और फिर हम इसकी टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो लॉजिक जो है दैट द बेसिक प्रिंसिपल एंड द टेक्निक्स दैट आर यूज टू डिस्टिंग्विश करेक्ट रीजनिंग फ्रॉम इनकरेक्ट रीजनिंग। इस डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी एग्जाम्पल को पढ़ते हैं ताकि हम इजीली इस बात को समझ सकें कि इसने एक्चुअली यहाँ पे कहने की क्या कोशिश की है। देखें क्या लिखा हुआ है। देखें बेटा, लॉजिक मतलब कोई भी अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। जैसे कि उसी चीज़ को उसने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। जैसे कि हमारी ये स्टेटमेंट है, इफ़ द स्टेटमेंट इज़ दैट वी हैव दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट कि एवरीथिंग आउटसाइड इज़ वेट, कि हर चीज़ बाहर गीली पड़ी हुई है, तो इट्स मीन बाहर बारिश हुई होगी, और बिकॉज इट इज़ रेनिंग एंड अ पर्सन रियलाइज ही लेफ्ट हिज शूज़ आउटसाइड। एक पर्सन ने रियलाइज़ किया कि उसने अपने जो शूज़ हैं वो बाहर छोड़ दिए थे। इट्स मीन कि अब उसके जो जूते हैं अगर वो बाहर बारिश में छोड़ आया तो वो क्या होंगे, वो वेट होंगे, वो गीले होंगे। इट्स मीन ये लॉजिकली हम ये बात कह सकते हैं कि अगर जूते गीले हैं तो इसका मतलब है कि वो बारिश की वजह से गीले होंगे। सो लॉजिकल रीजनिंग इसकी क्या है, वुड रीच द कंक्लूजन। हम एक कंक्लूजन बना लेते हैं अपना, इस दैट इज हिज शूज़ आर वेट, उसके शूज़ जो हैं वो गीले होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और शूज़ जो थे वो बाहर पड़े हुए थे। तो हर चीज़ जो भी हो रही होती है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। यहाँ पे उसने हमें लॉजिक को बहुत आसान अल्फाज में बेटा हमें समझाने की कोशिश की है। मैंने इजी डेफिनेशन लिखी है ताकि आप इजीली समझ सको कि लॉजिक को हमने इंग्लिश में अब कैसे समझना है और उसको हमने मैथ्स में कैसे कन्वर्ट करना है। सो अब हम सबसे पहले लॉजिक की टाइप्स को पढ़ते हैं कि लॉजिक की दो टाइप्स हैं, एक है इंडक्शन और दूसरी है डिडक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास है इंडक्शन। अब इंडक्शन क्या होता है? अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग आर्ग्यूइंग विच इन्फर्स अ जनरल कंक्लूजन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल केसेस। बेटा लॉजिक बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कोई कंक्लूजन बना रहे हैं। कोई चीज़ हुई है, कोई जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से जूते जो थे वो गीले थे। तो बारिश होने की वजह से जूते गीले थे ना, तो देयर इज़ हैपनिंग समथिंग, कुछ हो रहा है जिसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होती है। उस रीज़न को, उस कंक्लूजन को हम लॉजिक कहते हैं। तो हम जो पहला लॉजिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ इंडक्शन। अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग आर्ग्यूइंग इनफर अ जनरल कंक्लूजन, एक ऐसा कंक्लूजन जो कि एक इंडिविजुअल पे बेस्ड होता है, ऐसे कंक्लूजन को हम इंडक्शन कहते हैं। सपोज देखो बेटा, हम इसकी डेफिनेशन तो पढ़ चुके, अब हम जब इसकी एग्जांपल करेंगे आप इजीली इसको समझ पाओगे। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, अ पर्सन गेट्स पेंसिलिन इंजेक्शन वंस और ट्वाइस। एक इंसान है, उसको वो अपने पेंसिलिन के इंजेक्शन लगाता है और उसके बाद वो इसका एक्सपीरियंस अपने ऊपर ऑब्जर्व
ऑब्जर्व करता है एंड एक्सपीरियंस रिएक्शन सून आफ्टर, उसके अपने एक्सपीरियंस करता है उसके रिएक्शंस को कि क्या है, ही जनरलाइज दैट ही इज़ एलर्जिक टू पेंसिलिन। अब उसने क्या कहा कि उसको पेंसिलिन से एलर्जी है, क्यों? क्योंकि जब उसने 1 से 2 दफ़ा पेंसिलिन के इंजेक्शन लगाए तो उसको लगाने के बाद क्या फील हुआ कि उसको एलर्जी है। ये मैंने वर्ड जो है वो हाईलाइट किया है, वो एलर्जिक है पेंसिलिन से। ये उसने एक इंडिविजुअल पर्सन ने जज किया, एक इंडिविजुअल पर्सन ने ये जज किया था, उसने इंडिविजुअली ये कंक्लूजन बनाया था। तो इसीलिए यहाँ पे इंडिविजुअल वर्ड लिखा हुआ है, यानी इंडक्शन बेसिकली क्या है, एक ऐसा कंक्लूजन है जो कि इंडिविजुअल केसेस पे बेस कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक सीक्वेंस, अब हम इसे मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे, सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये तो हमारा जनरल एग्जांपल था ना। ये देखिए मैथ्स में हमने क्या लिखा हुआ है, 2, 4 एंड 8। अच्छा, अब ये 2, 4 एंड 8 हमारे पास नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 2 की पावर है, लाइक ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है। तो जनरल टर्म हमने इसकी क्या लिख रही है, 2 रेज टू पावर n। सो इस सूरत में हम लोगों को क्या अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो है ये हमारे पास जो है ये सीक्वेंस है, ये 2 की पावर का सीक्वेंस है। ये जनरली मैंने इसको कंक्लूड किया है, ये एक सीक्वेंस है, तो हम लोगों ने इंडिविजुअली इसको कह दिया कि ऐसा जो सीक्वेंस होता है दैट इज़ इंडक्शन, जो कि हम खुद भी इजीली उसको बना सकें। सो ये कंक्लूजन जो है ये हमारा इंडिविजुअल पे बेस करता है। तो ऐसा कंक्लूजन जो इंडिविजुअल पे बेस करेगा बेटा, उसको हम, ऐसे लॉजिक को हम कहते हैं इंडक्शन। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम डिडक्शन को पढ़ते हैं। अब डिडक्शन क्या है, अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग दैट स्टार्ट विद अ जनरल ट्रूथ। एक ऐसी चीज़ जो कि जनरली होल्ड कर रही होगी, ऐसा कंक्लूजन जो जनरल होल्ड कर रहा होगा सब पर, ऐसे कंक्लूजन को हम क्या कहते हैं, डिडक्शन। अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग स्टार्ट्स विच दैट स्टार्ट विद अ जनरल ट्रूथ इम्प्लाइज दैट द ट्रूथ इज टू अ स्पेसिफिक केस। सपोज इसको भी हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ऑल द मैन आर मॉर्टल मीन्स क्या कि हर इंसान क्या है, वो फ़ानी है, मतलब उसे मरना है एक दिन। तो इसका मतलब है अगर हम इंसान हैं, वी आर मैन, देयरफॉर वी आर आल्सो मॉर्टल। सो ये जो है वो जनरली सब पे होल्ड करती है, और ऐसी चीज़ जो जनरली सब पे होल्ड कर रही होती है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, डिडक्शन। जैसे कि एक और इसकी एग्जाम्पल लेते हैं डेली लाइफ से, जैसे ऑल द स्टूडेंट इन दिस क्लास प्लेस गिटार। जैसे कि हम लोगों ने एक क्लास में वही स्टूडेंट्स को रखा है जो कि गिटार प्ले कर सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर समी इस क्लास का स्टूडेंट है तो वो क्या कर रहा होगा, उसको भी गिटार प्ले करना होता था। तो ये जो ऐसा कंक्लूजन है जो कि पूरी क्लास पे बेस कर रहा होता है, जनरल ट्रूथ होता है, ऐसे कंक्लूजन को हम क्या कहते हैं, डिडक्शन। ये हमारा डिडक्शन कहलाता है। अब अगली बात पे चलते हैं। अगला हमारे पास क्या है, अगली डेफिनेशन। आज बेटा जो हम इस लेक्चर में पढ़े हैं दैट इज़ आर थ्योरी बेस्ड लेक्चर। मैक्सिमम हम थ्योरी को स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक आध क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड कर ले। लाइक अब हमारे पास जो अगली डेफिनेशन है दैट इज़ प्रोपोजिशन। क्या है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू आर फॉल्स बट नॉट बोथ। ऐसा स्टेटमेंट जो कि या तो आप जज कर सके वो ट्रू है या तो वो फॉल्स है, बट वो दोनों में से एक होगा एक वक्त में। ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, प्रोपोजिशन। सपोज हमने यहाँ पे क्या एग्जाम्पल, मैंने कोशिश किया बेटा हर एक के साथ एग्जाम्पल लाजमन दूँ, और आपको भी पता है कि जब आपको पेपर में अगर इसमें से कोई डेफिनेशन आती है, जैसे कि ये अभी पीछे जो डेफिनेशन पढ़ी है दैट आर नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट, बट प्रोपोजिशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। अच्छा देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोयटा इज़ अ कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, सबको पता है ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। सो हम इसको हम जज कर सकते हैं, यस इट इज़ ट्रू। ठीक है, सो ये हमारा प्रोपोजिशन हो गया। ऐसे स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, प्रोपोजिशन। अच्छा, अब 5 इज़ लेस देन 4 विच इज़ नॉट ट्रू। आपको पता है 4 इज़ लेस देन 5, बट हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 इज़ लेस देन 4। इट्स मीन ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो ऐसा स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट हमारा प्रोपोजिशन को इंडिकेट कर रहा है। अब हम चलते हैं इससे आगे अगले डेफिनेशन की तरफ। अच्छा, अगली डेफिनेशन हमारे पास क्या है, अरिस्टोटेलियन लॉजिक। अब अरिस्टोटेलियन लॉजिक क्या होता है, deductive logic in which every statement is regarded as true and false and there is no other possibility is called the Aristotelian logic। एक ऐसा लॉजिक जो कि बेटा
वहाँ पे हमने स्टेटमेंट की बात की थी, कोई भी जनरल स्टेटमेंट, जैसे कि कोई भी स्टेटमेंट है, वहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ था, अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, दैट इज जस्ट अ स्टेटमेंट जिसके बारे में हम ये जज कर सकें कि वो ट्रू है या वो फॉल्स है। ऐसे स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन कहते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं और हमने इनके बारे में जज किया कि ये ट्रू है एंड द फॉल्स है। अब हम किन को स्टडी कर रहे हैं, हम अरिस्टोटेलियन लॉजिक को, यानी एक ऐसा कंक्लूजन जो हमारा या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, ऐसे लॉजिक को हम Aristotelian logic बोलते हैं। Deductive logic in which every statement is regarded as true and false and there is no other possibility, Aristotelian logic कहलाएगा। For example, हम इसकी भी एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं, जैसे कि हमारे पास है A is equals to B कैन बी इधर ट्रू आर फॉल्स। ये स्टेटमेंट ए बी के इक्वल हो सकता है और हो सकता है कि ए बी के इक्वल ना भी हो। ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो ऐसे स्टेटमेंट को जो कि ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी और कोई थर्ड पॉसिबिलिटी है ही नहीं इनकी, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, ऐसा जो लॉजिक है, ऐसा जो रिजल्ट है, उसको हम क्या कहेंगे, ऐसा डिडक्टिव लॉजिक। और हम पढ़ भी बेसिकली किसको पढ़ रहे हैं, डिडक्टिव लॉजिक्स को। देखो बेटा, डिडक्टिव लॉजिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इंडक्शन के बारे में हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम डिडक्टिव के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो कि ओवरऑल हर एक पे होल्ड करेगा, जो इंडिविजुअल पे रिजल्ट्स नहीं होंगे, जो कि जनरल ट्रूथ को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, अब डिडक्टिव लॉजिक इन विच फॉर एवरी स्टेटमेंट देयर इज अ स्कोप ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ पॉसिबल। डेफिनेटली बेटा, अब हम नॉन अरिस्टोलियन को पढ़ें। जब हम लोगों ने अरिस्टोटेलियन लॉजिक को पढ़ा था, उसमें क्या था कि वहाँ पे थर्ड पॉसिबिलिटी थी, वहाँ पे थर्ड पॉसिबिलिटी जो थी नहीं थी। और अब जो हम पढ़े हैं नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक को, इसमें बेसिकली थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी होगी। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको जज करना है कि अरिस्टोटेलियन लॉजिक क्या होता है, तो आपने कहना है कि ऐसा स्टेटमेंट जो कि ट्रू और फॉल्स सिर्फ वो हो सकता है, या ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तो वो अरिस्टोटेलियन लॉजिक होगा। और अगर थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी होगी तो वो नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक होगा। सो हम बेसिकली इस चैप्टर में, यहाँ पे एक मैंने नोट भी दिया हुआ है, हम इस चैप्टर में बेसिकली किस चीज़ को पढ़ने वाले हैं, और अरिस्टोटेलियन लॉजिक को। सो हम स्टडी करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों को आना चाहिए, ये हम लोगों ने यूटिलाइज करना है। सिम्बॉलिक लॉजिक, सिम्बॉलिक लॉजिक यानी कि ये सिम्बल्स अगर आपको अच्छे से आ गए तो ये एक्सरसाइज आपके लिए मुश्किल नहीं है। बेटा, आपने आज इस लेक्चर को सुनना है और सुनने के बाद आपने खुद से इसको एक दफ़ा रिपीट करना है, क्योंकि अभी तो हम बेसिकली थ्योरी को पढ़ें, आपने इसको एक बार रिपीट करना है। आपको अगर ये सिम्बल्स आ जाएंगे अच्छे से तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी। देखो, यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सिंबल कौन कौन से होते हैं, और हमने हाउ टू रीड, हमने उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, और हम उसे किसी एक्सप्रेशन में कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखो सब, और इसको हम कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास सिंबल है, ये वाला सिंबल हमारे पास, जो कि ऐसा अलिफ दा के ऊपर भी होता है ना, ऐसा ये सिंबल, ये वाला सिंबल, इसको हम मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसको हम नॉट बोलते हैं, नॉट पी। यानी इसको हम नॉट पढ़ेंगे। और अगर हम इसे किसी स्टेटमेंट के पी, हमारे पास कोई ना कोई जनरल स्टेटमेंट होगा, जैसे कि हम लोगों ने भी एक स्टेटमेंट पढ़ा था ना कोयटा के बारे में, तो वो जो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट को हमने पी के लिए रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, सो नॉट पी से इसको हम नॉट पी पढ़ेंगे, नॉट पी भी पढ़ेंगे, निगेशन ऑफ पी भी पढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि नोट पी का हम ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, और ये निगेशन है। अच्छा, अब ये क्या है, ये वाला सिंबल जो कि ऐसे है हमारे पास, ये रिप्रेजेंटेशन, जो कि आपको याद है कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये रिप्रेजेंटेशन यूज़ की थी। ये रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि ये एंड को रिप्रेजेंट करती है, और ये रिप्रेजेंटेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, और को। ये एंड को, जब दो स्टेटमेंट्स की बात करें उसमें हम लोग कहेंगे कि ये स्टेटमेंट भी है और ये स्टेटमेंट भी है, एंड यूज़ होता है वहाँ पे। और ये किसके लिए यूज़ होगा, और के लिए। याद है हमने ये स्टेटमेंट और कहाँ पे यूज़ की थी, ये स्टेटमेंट हम लोगों ने इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को लिखते हुए भी यूज़ की थी, और ये हमने यूनियन की डेफिनेशन को, जब हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन पाई थी, तब हम लोगों ने यूज़ की थी। सो पी एंड क्यू ऐसे पढ़ेंगे इसको, P और Q पढ़ेंगे इसको। ये हमारे पास इम्प्लाइज दैट का नोटेशन होता है, इफ देन इम्प्लाइज, P इम्प्लाइज Q।
इसको स्टेटमेंट को बेटा दोनों साइडों पे एरो लगा हुआ है, ये हमारे पास इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होता है इफ एंड ओनली इफ। पी इम्प्लाई कर रहा है क्यू को, क्यू इम्प्लाई कर रहा है पी को, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। इसको हम क्या पढ़ेंगे, पी इफ एंड ओनली इफ। ये स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ से पढ़ी जाती है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इम्प्लाइज दैट से। फिर से एक बार देखें इसको कैसे पढ़ते हैं, नॉट से। इसको कैसे पढ़ते हैं, एंड से। इसको कैसे पढ़ते हैं, और से। इसको कैसे पढ़ते हैं, इम्प्लाइज दैट से। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये हमारे पास इफ एंड ओनली इफ का स्टेटमेंट है। सो पी एंड ओनली इफ एंड पी इफ एंड ओनली इफ या P इज इक्वलेंट टू Q। अब आगे हम इसके ट्रूथ टेबल भी देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम निगेशन को पढ़ेंगे। अब निगेशन, अब बेटा ये ट्रूथ टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लाजमन आने चाहिए। कि बेसिकली निगेशन को भी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, P इज एनी प्रोपोजिशन। अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कोयटा के बारे में, हमने उसको क्या कहा था, वो हमारा पहला स्टेटमेंट है, हम उसको P से रिप्रेजेंट करेंगे। Its negation is denoted by not P and read as not P। So देखें, अब कोई भी स्टेटमेंट है बेटा, किसी के बारे में भी अगर कोई स्टेटमेंट है कि जैसे कि एक इंसान है, वो हमारे पास यहाँ पे फैसलाबाद में, या कोई भी पर्सन है को वो फैसलाबाद में रहता है या फिर वो नहीं रहता है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हम पढ़ भी प्रोपोजिशंस को रहे हैं, वो या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होंगी। सो अगर ट्रू होगी तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। और अगर फॉल्स होगी तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू। सो ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। सो ये स्टेटमेंट आपने याद रखना है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंजक्शन। अब ये कंजक्शन क्या होता है हमारे पास, कंजक्शन डिनोटेड बाय पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। अब देखें जैसे कि हम लोगों ने इसके लिए बेटा निगेशन के लिए तो हमारा एक ही स्टेटमेंट से काम चल जाता है, लेकिन जब हमने कंजक्शन को पढ़ना है तो हमारा दो स्टेटमेंट्स का काम होगा, पी और क्यू का। जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ पी एंड क्यू। अच्छा, अब जब दो स्टेटमेंट्स की बात होगी बेटा, जब हमने इसका ट्रूथ टेबल बनाना है तो ट्रू ट्रू यानी दोनों स्टेटमेंट ठीक हो सकती हैं, पहली ठीक हो सकती है दूसरी गलत हो सकती है, या पहली गलत हो सकती है दूसरी ठीक हो सकती है, या दोनों ही गलत हो सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या बनेगा, दोनों ट्रू बनेगा, ट्रू या फॉल्स बनेगा, फॉल्स या ट्रू बनेगा, या दोनों ही फॉल्स बनेंगे। अच्छा, अब इसका रिजल्ट कैसे निकालना है, इसका रिजल्ट ऐसे निकालना है बेटा, आपने ये स्टेटमेंट याद रखना है बेटा, एंड की बात हो रही है, एंड की। एंड का मतलब हमारे पास क्या होगा, एंड का मतलब हमारे पास ये होगा कि जब दोनों ट्रू होंगी वही सूरत है उसके ट्रू होने की, अदरवाइज सारे आंसर्स फॉल्स निकल रहे हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है ट्रू होने की, जब दोनों ट्रू होते हैं, बाकी हर जगह पे फॉल्स आएगा बेटा। एंड का मतलब है अगर पहला है तो दूसरा भी होगा तो ट्रू होगा, दोनों में से अगर एक भी फॉल्स है इसका मतलब है स्टेटमेंट आपका फॉल्स आ रहा है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, अब ये देखिए लिखा हुआ है 4 इज लेस देन 5, यस इट इज ट्रू, 4 इज लेस देन 5, 8 इज आल्सो लेस देन 10, यस इट इज ट्रू स्टेटमेंट। क्योंकि ये दोनों ट्रू थी पहली स्टेटमेंट, इसको हमने P से रिप्रेजेंट करना है और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट करना है, Q से। क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रू है, इसका मतलब है एंड रिजल्ट हमारे पास क्या आया, एंड का ट्रू। अच्छा, अब ये है 4 इज लेस देन 5, यस इट इज ट्रू, बट 8 इज ग्रेटर देन 10, नो इट इज फॉल्स। चूंकि पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो जब दोनों में से अगर एक भी फॉल्स हुआ, जैसे कि हमारा यहाँ पे ये फॉल्स निकल रहा है, तो एंड रिजल्ट एंड का क्या आएगा, फॉल्स। मतलब ये कि एंड के लिए दोनों का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हम डिसजंक्शन को पढ़ते हैं। डिसजंक्शन में क्या है बेटा कि अगर ये और को रिप्रेजेंट करता है, या का मतलब और मतलब या का मतलब क्या होता है कि अगर एक भी ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। जैसे देखें दोनों ट्रू है तो ट्रू है, ये भी एक ट्रू हो गया दूसरा फॉल्स हो गया तब भी ट्रू है, यहाँ पे भी एक ट्रू आ गया तो ये भी ट्रू है। अब इसके फॉल्स आने की कंडीशन क्या है, सिर्फ एक ही है, जब दोनों ही फॉल्स हों।
सो इसकी मैंने एग्जांपल नहीं लिखी हुई, आपने इसकी एग्जांपल जो है वो बुक से लिख लेनी है। मैं इसकी एग्जांपल लिखना भूल गई हूँ। आप अपनी बुक खोलेंगे फर्स्ट ईयर की, आपको इसकी एग्जांपल नज़र आ जाएगी। वहाँ पे अगर हम लोगों ने यहाँ पे इसी स्टेटमेंट में अगर हम लोगों ने और को निकालना है, हम यहाँ पे ये जो सिंबल लगा हुआ है, यहाँ मैंने एंड का लगाया हुआ है, आप ये सिंबल यूज़ करोगे और का सिंबल, और यहाँ अगर हम और का सिंबल लगा दें तो दोनों ट्रू है तो ट्रू है, और अगर यहाँ पे ये ट्रू है और अगर ये फॉल्स है तो एंड रिजल्ट इसका ट्रू आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, इसके मुताबिक और निकाल रहे हैं, और तो अगर एक भी ट्रू होता है तो ट्रू हो जाता है। सो आपने इसकी एग्जाम्पल कर लेनी है, बहुत ईजी है। अच्छा, अब नेक्स्ट अगले स्टेप पे चलते हैं। इम्प्लीकेशन आर कंडीशनल। अच्छा, अब इसमें क्या है, इफ़ पी इम्प्लाई क्यू, वही बात हमने यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट्स को लेना है। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बताया हुआ है। जब हमारा पी इम्प्लाई करेगा क्यू को, मतलब इफ़ पी देन क्यू, यानी पी का होना बहुत ज़रूरी है क्यू के होने के लिए। यानी पी अगर एग्जिस्ट करता है तो क्यू एग्जिस्ट करेगा। लाइक देखो, यहाँ पे मैंने एक एमसीक्यू भी बताया हुआ है। पी मतलब फर्स्ट कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन को हम, इसका एमसीक्यू आता है बेटा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एंटीसीडेंट बोलते हैं इसको, या हाइपोथेसिस बोलते हैं, और क्यू को हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये दोनों, पहले तो आपने इन दोनों को याद रखना है। पी को क्या बोलते हैं, मैं दोबारा बता रही हूँ, एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस। क्यू को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट, यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंक्लूजन। अच्छा, अब हमने इसको याद करने के लिए, इसका ट्रूथ टेबल को याद करने के लिए आपने क्या करना है, ये चीज़ याद रखनी है। एक स्टेटमेंट आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको ये स्टेटमेंट याद होगी ना, आपको ये इजीली याद हो जाएगा। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ए लिव्स इन लाहौर देन ही लिव्स इन पाकिस्तान। बेटा देखो, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात पता है कि कोई भी ए मतलब एनी पर्सन है, एक पर्सन है, अगर वो लाहौर में रहता है, इसका मतलब है आपको पता है कि लाहौर सिर्फ पाकिस्तान में है। अगर कोई पर्सन लाहौर में है तो उसका वो पर्सन जो है वो पाकिस्तान में होगा, येस इट इज़ ट्रू। अगर कोई पर्सन लाहौर में है तो पाकिस्तान में भी है, तो ये ट्रू ट्रू तो ट्रू, मतलब अगर वो लाहौर में है तो वो पाकिस्तान में होगा। इट्स मीन यह स्टेटमेंट ट्रू निकलेगा, यानी एंड रिजल्ट इसका ट्रू आ रहा है, इम्प्लाइज दैट यस इट इफ ही लिव्स इन लाहौर तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान में ही होगा, तो ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है। अच्छा, अब अगला, इफ़ अ पर्सन लिव्स इन लाहौर, अगर एक पर्सन है वो लाहौर में तो है बट वो पाकिस्तान में नहीं है, तो डेफिनेटली स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि लाहौर आपको पता है बेटा सिर्फ पाकिस्तान में ही है, तो आपको पता है कि इंडियंस भी बहुत सारे जो है वो लाहौर में आते हैं क्योंकि लाहौर पाकिस्तान में है। तो इसका मीन्स, इसका मतलब लाहौर कहीं और नहीं है, इंडिया में नहीं है, कहीं और भी नहीं है वर्ल्ड में। इट्स मीन अगर पर्सन लाहौर में है तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान में होना चाहिए, और अगर वो पाकिस्तान में नहीं है हालांकि वो लाहौर में है, तो इसका मतलब है इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अच्छा, अब अगली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अब ये फॉल्स कर रहा है, मतलब वो लाहौर में नहीं है। अगर वो लाहौर में नहीं है तो क्या वो पाकिस्तान में हो सकता है? यस, वो हो सकता है पाकिस्तान में। कैसे पाकिस्तान में हो सकता है? वो हो सकता है अगर वो लाहौर में नहीं है वो इस्लामाबाद में हो सकता है, वो इस्लामाबाद में नहीं है तो वो कराची में हो सकता है। तो यस, इसका आंसर हमारे पास ट्रू ही निकल रहा है। सो ये इसका आंसर ट्रू ही आएगा। और अगर वो लाहौर में नहीं है, वो पाकिस्तान में भी नहीं है, मतलब दोनों स्टेटमेंट ही फॉल्स हैं, तो एंड रिजल्ट ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा? क्योंकि अगर वो लाहौर में नहीं है, वो पाकिस्तान में नहीं, कहीं ना कहीं तो वो रहता है ना बेटा, तो अब उसका स्टेटमेंट को हमारे पास क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। मतलब ये कि इसका फॉल्स होने का जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक ही है, और वो क्या है कि वो लाहौर में है बट वो पाकिस्तान में रही है। इस सूरत में जो एंड रिजल्ट है इम्प्लाइज दैट का वो फॉल्स निकलेगा, अदरवाइज वो ट्रू निकलेगा। इसको आपने खुद से बेटा एक बार करके देख लेना। आपको बहुत अच्छे तरीके से इस बात का पता है कि मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। आप खुद से इसे करके देखोगे, इस स्टेटमेंट को सामने रख के करोगे, ये ईजिली हो जाएगा। इसमें कुछ भी मुश्किल बात नहीं है, बस इस स्टेटमेंट को आपने ध्यान में रखना है कि स्टेटमेंट में उसने क्या कहा हुआ है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? बाय कंडीशनल। अब बाय कंडीशनल जो है, अगर आपको इम्प्लीफिकेशन आता है, अगर आपको एंड आता है, तो आपको ये जो बाय कंडीशनल है वो बहुत आसान लगेगा, लेकिन इसे आपने खुद करके डेफिनेटली देखना है। देखो बेटा, बाय कंडीशनल इक्वलेंस होता है।
इसको दूसरा नाम इसका इक्विवेलेंस है। ऐसी प्रोपोजिशन को बाई कंडीशनल बोलते हैं बेटा, जिसमें हमने पहले पी को क्यू के तरफ इम्प्लाई करना, यानी पी इम्प्लाइज क्यू, फिर क्यू इम्प्लाइज पी, और फिर दोनों का हम लोगों ने एंड निकालना है। जैसे मैंने इसका ट्रूथ टेबल भी बनाया हुआ है। जैसे ये देखिए बेटा, क्या लिखा हुआ है, पहले मैंने P को Q से इम्प्लाई किया और अभी हम P इम्प्लाई Q पीछे अभी पढ़ कर आए। क्या था कि अगर एक पर्सन लाहौर में है लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है, इट्स मीन ये स्टेटमेंट फॉल्स निकलेगा, बाकी सारा हमारे पास ट्रू निकलेगा। सो ऐसे ही आपने ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स लिख के देखना है, आपका यही रिजल्ट आएगा। अब ये जो Q इम्प्लाई P है, तो मैंने क्या किया है कि Q को पहले लिखा इधर साइड पे, ये मैंने खुद से आपके लिए दोबारा लिखा है, हालांकि आपका इसका ट्रूथ टेबल यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ को मैंने अलग से समझाया है। पहले आपको ये क्यू इम्प्लाई पी को यहाँ पे नीचे समझाया, पहले मैंने क्यू लिखा फिर मैंने पी लिखा है। देखिए मैंने क्यू था ट्रू फॉल्स, तो ये ट्रू फॉल्स लिखा, और फिर मैंने पी लिखा, पी हमारे पास क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अच्छा, अब मैंने रिजल्ट क्या निकाला है। आपको पता है अगर एक पर्सन लाहौर में है, अगर वो लाहौर में है, वो पाकिस्तान में नहीं होगा, उस सूरत में वो जो है वो स्टेटमेंट जो है वो हमारा फॉल्स निकलता है, अदरवाइज वो सारी जगहों पे ट्रू रहता है। अब देखो हमारे पास क्या है, ट्रू ट्रू, तो ट्रू मतलब वो लाहौर में भी है और वो पाकिस्तान में भी है, यस ट्रू। वो लाहौर में नहीं है बट वो पाकिस्तान में हमारे पास है, तो इसका मतलब क्या है, वो लाहौर में भी नहीं है, तो क्या वो पाकिस्तान में हो सकता है, यस ट्रू, यहाँ पे वो पाकिस्तान में हो सकता है। अगर वो पर्सन लाहौर में है बट वो पाकिस्तान में नहीं है, तो इस सूरत में क्या होगा, फॉल्स होगा। और अगर वो लाहौर में भी नहीं है, वो पाकिस्तान में भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो रहता है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट को आपने याद रखना है ताकि आप इम्प्लीफिकेशन को पढ़ सको। ये स्टेटमेंट आप याद रखोगे कि अगर वो लाहौर में है तो उसका पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा होगा तो वो हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट होगा कि अगर वो लाहौर में है, वो पाकिस्तान में नहीं है, तो ये फॉल्स है। अदरवाइज सारी कंडीशंस जो है वो हमारी ट्रू होती हैं। अब इन दोनों के दरमियान में आपने एंड निकालना है, पी इम्प्लाई क्यू, क्यू इम्प्लाई पी। अब एंड में हमारा क्या था भाई, याद रखो क्या था एंड में, रिपीट करो इसको, क्या था कि अगर एक भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज दोनों स्टेटमेंट का एंड के लिए ट्रू होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो फॉल्स होता है। अगर दोनों ट्रू है, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू निकला, यहाँ पे एक फॉल्स आ गया तो ये फॉल्स है, यहाँ पे भी एक फॉल्स आ गया तो ये फॉल्स है। ये दोनों ट्रू हैं तो इसका मतलब है ये ट्रू है। तो ये बेटा आपने खुद से करके देखना है, एंड के लिए दोनों जगहों पे ट्रू आना ज़रूरी है, फिर उसका एंड रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर एक भी फॉल्स आ गया तो एंड रिजल्ट फॉल्स ही आता है। अब आगे की तरफ चलते हैं, इसे आपने डेफिनेटली बेटा खुद करके देखना है, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अच्छा, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, कंडीशन रिलेटेड विद कंडीशनल रिलेटेड विद अ गिवन कंडीशनल। ये देखें बेटा, पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाई क्यू, अगर इसको आपने बस इसके याद रखना है कि इसके 3 स्टेटमेंट है, कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव। कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स में बेटा बस आपने इसकी जगह चेंज करनी है और इसमें एंड यूज़ हो रहा है, और आपने कन्वर्स में क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट आपको दिया होगा आपने बस उसकी जगह चेंज कर देनी है। इनवर्स में आपने क्या करना है, दोनों के साथ नॉट लगा देना, नॉट पी नॉट क्यू, जो स्टेटमेंट आपको दी है। और कंट्रा पॉजिटिव के लिए आपको इनवर्स का पता होना ज़रूरी है, आपने बस इनकी जगह चेंज कर देनी है, ये इधर आ जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, ये इधर आ गया और ये यहाँ पे चला गया। अब अगली स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या है, अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू। बेटा एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका एंड रिजल्ट हमेशा ट्रू आता है, उसको टोटोलॉजी कहते हैं। जैसे कि ऑल द स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़, ऐसी स्टेटमेंट जो कि ट्रू होती है हर पॉसिबल वैल्यू के लिए, ये टोटोलॉजी है। यानी कि आपने या इसकी एग्जाम्पल लाजमन याद रखनी है बेटा। देखो पी और नॉट पी के अंदर में हमने और निकाला है, ठीक है। देखो हमारे पास दोनों पी ये हमारे पास ट्रू है और इसका नॉट क्या होगा, फॉल्स। अगर फॉल्स होगा तो उसका नॉट क्या होगा, ट्रू। पीछे मैंने अभी आपको सिखाया है। तो अगर इसमें हम और निकाल रहे हैं तो एक भी ट्रू आ तो ट्रू होगा, ये भी ट्रू है, एक ट्रू आ गया तो यहाँ ट्रू होगा, यहाँ भी एक ट्रू आ गया तो ये ट्रू होगा। तो ऐसा जो स्टेटमेंट जिसका एंड रिजल्ट ट्रू आता है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टोटोलॉजी। यानी ऐसी स्टेटमेंट जो कि एंड रिजल्ट में हमें ट्रू देती है उसको हम टोटोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, अब अगला हमारे पास क्या है, जो हमारा काफ़ी टाइम हो गया, हम इसे एंड करते हैं। हमारा अब्सर्डिटी
एन की तरफ चलते हैं। ऐसा स्टेटमेंट बेटा जो कि हमेशा फॉल्स रहता है, ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, अब्सर्डिटी। इसकी एग्जांपल आपने लाजमन याद कर लेनी है, टोटोलॉजी की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कंट्राडिक्शन भी बोलते हैं बेटा। अगर हमारे पास एंड निकालना है तो एंड उसी सूरत में बेटा ट्रू होता है जब हमारा दोनों जगहों पे ट्रू है। बट अब हमारा चूंकि एक जगह पे फॉल्स आ रहा है यहाँ पे, तो एंड रिजल्ट फॉल्स, यहाँ पे भी एक जगह फॉल्स आ रहा है तो एंड रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। हमने पी और नॉट और पी के दरमियान में एंड निकाला। पीछे हमने क्या किया था, पी और नॉट और पी के दरमियान में और निकाला था। उस सूरत में टोटोलॉजी आती है और इस सूरत में हमारा अब्सर्डिटी आती है। अब आगे हमारा लास्ट क्या है इसमें, कंटेंडेंसी। अच्छा, अब ये कॉन्टेंजेंसी क्या है, अ स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू, जिसका एंड रिजल्ट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, उसको हम कंटेंजेंसी कहते हैं। आपने खुद से निकाल लेना है बेटा, अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकते हैं, उसको हम कंटेंजेंसी बोलते हैं। सो आपने इसको ध्यान से देख लेना है। हमने क्या करना है, P और Q, P इम्प्लाई Q, P और Q के दरमियान में और निकालना है और दोनों के दरमियान में एंड निकालना है, तो आप आराम से इसको कॉन्टिजेंसी निकाल लेंगे। आगे हमारे पास दो चीज़ें और रह गई हैं, क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं बेटा, दो क्वांटिफायर्स होते हैं बेटा, यूनिवर्सल एंड एक्सटेंशल्स। बेटा यूनिवर्सल्स हमारे पास जो स्टेटमेंट हमेशा हमारे पास उल्टा ए होता है वो हमारे पास फॉर ऑल के लिए यूज़ होता है, और ये जो उल्टा ई होता है वो देयर एग्जिस्ट के लिए यूज़ करता है। ये सिंबल आपने MCQs के लिए याद रखने हैं। क्वांटिफायर्स बेटा क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं, फॉर ऑल के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं और ये वाला सिंबल हम देयर एग्जिस्ट के लिए यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली ऑन सेम पैटर्न हमारे पास अब एक्सरसाइज है 2.4। अब मैंने इसके लिए सिर्फ आपको कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव बताया हुआ है। अब देखिए बेटा, नॉट P इम्प्लाई Q, इसका मतलब क्या, अभी मैंने कन्वर्स में क्या बताया था, सिर्फ जगह चेंज करनी है, तो Q पहले लिख दो, नॉट P को बाद में लिख दो। इन्वर्स में क्या करना है, नॉट P का सिंपल P हो जाएगा और Q क्योंकि सिंपल था इसका नॉट Q हो जाएगा, और कंट्रा पॉजिटिव इन दोनों की जगह चेंज कर दो, इधर आ जाएगा इन्वर्स की और इधर चला जाएगा कन्वर्स। अब इसमें भी सेम ऐसे ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका आपने कन्वर्स निकालना है तो आपने क्या करना है, ये आपने पहले लिख देना है और इसको आपने बाद में लिख लेना है। इन्वर्स निकालने के लिए नॉट P के जगह साथ सिंपल Q आ जाएगा, नॉट Q की जगह सिंपल P आ जाएगा और इनकी जगह आपस में चेंज कर दो तो कंट्रा पॉजिटिव बन जाएगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। टेक केयर फॉर टुडे, अपना ख्याल रखिएगा। एंड नेक्स्ट में फिर हम लोग इसकी एक्सरसाइज 2.4 करेंगे, और 2.4 को करने के लिए जो आज आपको मैंने थ्योरी पढ़ाई है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बेटा। अल्लाह हाफिज़।